ये है दिसंबर का प्रश्न पत्र 2010 का। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार से संबंधित प्रश्न। उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एम.एन. रॉय ने किसकी वकालत की है? तो इन्होंने दलित विहीन व्यवस्था की बात की है। रॉय ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति को ठुकरा दिया है। इन्होंने नैतिक पतन का मूल कारण दल प्रणाली को बताया है। दल प्रणाली को समाप्त करने की पुरजोर वकालत की है। इन्होंने नव मानववाद का विचार अपनी पुस्तक न्यू ह्यूमनिज्म आ मैनिफेस्टो 1953 में किया है। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? इन्होंने अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव प्रतिपादित किया है। अंबेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों के उद्धार की संभावनाएं धूमिल होती देखकर अपने अनुयायियों को बुद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी है। अपने अंतिम दिनों में स्वयं ने भी बुद्ध धर्म अपना लिया था। सेंट अगस्टाइन की द सिटी ऑफ गॉड को निम्नलिखित पर प्रथम पुस्तक समझा जाता है। तो ये ईसाई धर्म का दर्शन पर प्रथम पुस्तक है। अगस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध कृति द सिटी ऑफ गॉड्स के अंतर्गत इन बहुदेववादियों के तर्क का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। अल्पकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोष दिया है? तो रूसो के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों को दोष दिया गया है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता है। पूंजीवादी अवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनों के सुझाव किस सिद्धांत में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत में। उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है और यह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार समानता है। उदारवाद में लोकतंत्र एवं व्यक्तिवादी विचारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस बात पर किसने जोर दिया है कि सरकार का प्रकार आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? तो ये कहा था जीन बोर्डन के द्वारा। जीन बोर्डन ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार का प्रकार आर्थिक एवं भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। जहाँ बूदा 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक और न्यायशास्त्रवेत्ता थे। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में बूदा की ख्याति प्रभुसत्ता की संकल्पना एवं आधुनिक पूर्ण सत्तावाद के सिद्धांतकार के रूप में है। नेक्स्ट आते हैं, अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिलने देने से आप विश्व को अपने कदम में ला सकते हैं। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला देने पर आप विश्व को अपने कदमों पर ला सकते हैं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी अहिंसा के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। अहिंसा का अर्थ है अत्यंत व्यापक है, इसमें कार्य ही नहीं अपितु विचार में भी सावधान रहना चाहिए या रहने की आवश्यकता है। द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ये दी गई थी हीगल के द्वारा। हीगल द्वारा प्रतिपादित विषात्मा शाश्वत है, सतत क्रियाशील एवं गतिशील है। इसका विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से निरंतर होता रहा है। इसे हीगल 3 क्रमों में विभाजित करते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। नेक्स्ट दिए गए हैं कथन कारण बताने हैं। पहला कथन कहता है कि राज्य ना तो प्रभु के हाथों का कार्य है और ना ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, ना ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति है और ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है, तो ये भी सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। राज्य ना तो प्रभु के हाथों का कार्य है और ना ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, ना ही संकल्प शक्ति की उत्पत्ति है और ना ही परिवार का विस्तार मात्र है। राज्य प्राकृतिक विषय विकास की संस्था है। राज्यों के प्राकृतिक विकास से आशय यह है कि यह एक सार्वभौमिक विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट आते हैं, अभिकथन कहता है मानव चेतना स्वतंत्रता की चाह करती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। पहला सही हो जाएगा। राज्य का संविधान अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षित गारंटी है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करता है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन ग्रीन का है और राज्य का संविधान अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षित गारंटी है।
नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सैमुअल पी हिक्टन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है फॉल्ट लाइंस ऑफ सिविलाइजेशन से। जॉन रॉल्स का संबंध है थ्योरी ऑफ जस्टिस में। शमीर अमीन का संबंध है इंडिपेंडेंसी से। और रोनाल्ड एच चिलकोटी का संबंध है पॉलिटिक्स इकोनॉमी से, पॉलिटिकल इकोनॉमी। सैमुअल पी हिक्सन का संबंध है फॉल्ट लाइंस ऑफ सिविलाइजेशन। जॉन रॉल्स का संबंध है थ्योरी ऑफ जस्टिस। शमीर अमीन का संबंध है इंडिपेंडेंसी। और रोनाल्ड एच चिटकोले का संबंध है पॉलिटिकल इकोनॉमी से। एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट की कृति किसने लिखी है? तो ये कृति बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण भारतीय सामाजिक चिंतन के इतिहास एवं विकास के कालजयी दस्तावेज हैं। 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए उनके द्वारा तैयार किया गया जाति प्रथा उन्मूलन शीर्षक भी ऐतिहासिक महत्व का है। नेक्स्ट आती है तुलनात्मक राजनीतिक एवं राजनीतिक विश्लेषण। राजनीतिक विश्लेषण की क्षमताओं की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये दी गई है लुशियन पाई के द्वारा। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित 3 लक्षण समानता, क्षमता एवं विभेदीकरण कहा है। लुशियन पाई राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। इनके अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ करते समय उनके निर्णायक तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। दबाव समूह की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? तो ये है सिर्फ उनके अपने सदस्यों के कल्याण तक सीमित है। दबाव समूह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं और ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधन या तरीके अपनाते हैं। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज की कृति किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है सैमुअल पी हिक्सन के द्वारा। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, द पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी कृति सैमुअल पी हिक्सन की कृति है और इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विल्फ्रेडो पेरेटो का संबंध है अभिजनों के संचारण से। कार्ल ड्यूस का संबंध है राजनीतिक संप्रेषण से। मैक्स वेबर का संबंध है नौकरशाही से। और जो डेविड एप्टर हैं इनका संबंध है आधुनिकीकरण की राजनीति से। विल्फ्रेड पेरेटो इनका संबंध है अभिजनों के संचरण से। कार्ल ड्यूस का संबंध है राजनीतिक संप्रेषण से। मैक्स वेबर नौकरशाही से संबंधित है और डेविड एप्टर का संबंध है आधुनिकीकरण की राजनीति से। निम्नांकित का सही अनुक्रम बताइए। तो यूनाइटेड किंगडम में गौरवमय क्रांति होती है 1688 में। फिर होते हैं यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन होता है सेकंड नंबर पर 1954 नहीं फिर भारत का होगा। भारत में प्रथम आम चुनाव होते हैं 1952 में। और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल तो बनता है 1991 में, है ना। और यूनाइटेड किंगडम में गौरवमय क्रांति सबसे पहले होती है। देखो यूनाइटेड किंगडम में गौरवमय क्रांति 1688 में हुई। फिर यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक हुए थे। भारत में प्रथम चुनाव 1952 में हुए और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल 1991 में बना था। यूनाइटेड किंगडम के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इनका सही क्रम है, पहले आते हैं डिज़रायली, उनके बाद आते हैं विंस्टन चर्चिल, दूसरे नंबर पर, तीसरे पर आते हैं मार्गरेट थैचर और चौथे नंबर पर आते हैं टोनी ब्लेयर। यूनाइटेड किंगडम के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का सही अनुक्रम होगा डिज़रायली, विंस्टन चर्चिल, श्रीमती मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। संसद के अनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, समानता का अर्थ विशिष्ट विशेषाधिकारियों की अनुपस्थिति है, तो ये भी सही हो जाएगा और आर्य की सही व्याख्या करता है। लॉर्ड सभा को ब्रिटिश की लोकतंत्रात्मक प्रणाली के एक
कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जाता है। इसकी स्थापना का मुख्य आधार वंशागत है। ब्रिटेन के रूढ़िवादी लोगों ने इसे राष्ट्रीय परंपरा का प्रतीक मानकर इस पर गर्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अभिकथन और कारण बताइए। लोकतांत्रिक देशों में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की अपेक्षा करते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, लोकतांत्रिक देश में वोट देने एवं राजनीति में सहभागिता करने का अधिकार इन तथ्यों से निर्धारित होता है कि वह वयस्क नागरिक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। लोकतांत्रिक देश में सरकार वर्ग संपत्ति के अंतरों की अपेक्षा करते हैं। लोकतांत्रिक देश में वोट देने एवं राजनीति में सहभागिता करने का अधिकार इस तथ्य से तय होता है कि वह वयस्क नागरिक है। लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है। पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो ये दी गई थी रिंग्स के द्वारा। विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अध्ययन में रिंग्स ने एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में एक प्रशासनिक एवं आर्थिक, तकनीकी, राजनीति एवं संचार कारकों के बीच संबंधों का विश्लेषण किया है। समपार्श्वीय समाज में सामाजिक संरचना के महत्व तत्व एवं इस समाज के प्रशासनिक उपतंत्र जिसे रिंग्स ने साला कहा है, उसके साथ ही उसकी पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही रिंग्स के विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। विटले काउंसिल का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ था? जो विटले काउंसिल से इसका सबसे पहले इंग्लैंड में उद्भव हुआ था। विटले काउंसिल का सर्वप्रथम उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। भारतीय शासन की राजनीति। भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी 1964 में। भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित किया गया है? तो ये 324 में स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन कृति किसकी है? तो ये लिखी गई है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन कृति है ग्रेनविल ऑस्टिन की। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा पदच्युत या बर्खास्त नहीं किया जा सकता, तो पहला सही है। इनको सिर्फ राष्ट्रपति हटाते हैं। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, तो ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, और ये अनुच्छेद 155 में वर्णन किया गया है। कथन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है, सही है। दूसरा, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, तो ये भी सही है, और आर्य की सही व्याख्या करता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा वास्तविक युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सैयद अहमद खान का संबंध किससे है? तो ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश नारायण ये संपूर्ण क्रांति चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक के संबंधित हैं केसरी तिलक से, और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। सैयद अहमद खान ये अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित हैं, और बाल गंगाधर तिलक केसरी, और महात्मा गांधी का संबंध है यंग इंडिया से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्रिप्स मिशन कब आया था? ये आया था 1942 को। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। मंत्रिमंडल मिशन आयोग जो मंत्रिमंडल मिशन योजना है 1946 में आई थी, और नागरिक अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, भारत सरकार अधिनियम 1935, मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946 और नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930। निम्नांकित का सही कालक्रम बताइए। सबसे पहले आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
ये 32 मतलब कौन सी है, तो 30 से 32 के बीच में हुई थी, 3 हुई थी 1930 से 1932 के। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में, और साइमन कमीशन आया था 1928 में। 27 में गठन किया गया था, 28 को ही आया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में, साइमन कमीशन 1928 में आया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 में हुई, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। निम्नांकित का सही कालानुक्रम बताइए और उत्तर बताइए। सबसे पहले आते हैं हमारे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये 1951 में आए थे। मंडल आयोग गठित किया गया था 1980 के समय, 79 में गठित किया गया था। बंगाल का निर्माण हुआ था 1971 में, और जो प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री आए थे, ये आए थे 1964 में, और जो ताशकंद समझौते के समय ये इनकी मृत्यु हो गई थी 66 में, है ना। तो पहले आते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1951, फिर प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, बांग्लादेश का निर्माण 1971, और मंडल आयोग 1979 को बना था। लेखानुदान का अर्थ क्या होता है? लेखानुदान होता है यदि पहले अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति दी जाती है, उसे लेखानुदान कहा जाता है। सरकार को नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन का आहरण कर सकती है। लेखानुदान कहा जाता है ना, मतलब लिख के कुछ अनुदान निकाल लो बजट आने के पहले। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। वाई और एक्स के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो ये भैया किए गए हैं MC ग्रेगर के द्वारा। MC ग्रेगर ने एक्स वाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नूतन लोक प्रशासन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? तो इसका संबंध है मिनरो बुक सम्मेलन से। मिनरो बुक सम्मेलन से संबंधित है नूतन लोक प्रशासन का संबंध। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा का प्रारंभ फिलाडेल्फिया 1967 एवं मुनरो बुक सम्मेलन 1968 से माना जाता है। नवीन लोक प्रशासन की मूल मुक्त व्याख्या को अस्वीकार करती है, और यह लोक राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को भी अस्वीकार करती है। गैप बाइन का संबंध किससे है? तो यह एक अनौपचारिक संप्रेषण से संबंधित है। गैप बाइन का संबंध अनौपचारिक संप्रेषण से है। अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत मंत्रिमंडलीय परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच होने वाले संप्रेषण आते हैं, और यह संप्रेषण अधिकांशतः मौखिक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? H साइमन का संबंध है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से, तो पहला सही हो जाएगा। E एजिटोयोनी का संबंध है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट से, तो बी गलत हो जाएगा। दूसरा डिवाइट वाल्डो का संबंध है आइडियाज़ एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। और रिंस लिकट का संबंध है द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये भी सही है। तो H साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से संबंधित है। डिवाइट वाल्डो का संबंध है आइडियाज़ एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और रिंस लिकट का संबंध है द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से। निम्नांकित सिद्धांत उपागम के प्रतिपादन का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले आते हैं मैक्स वेबर की नौकरशाही सिद्धांत, उसके बाद आते हैं मानवीय संबंधों का सिद्धांत, फिर निर्णायन का सिद्धांत तीसरे नंबर पर, फिर आता है नूतन लोक प्रशासन का सिद्धांत। मैक्स वेबर की नौकरशाही सिद्धांत सबसे पहले, फिर आते हैं मानवीय संबंधों के सिद्धांत एवं शताब्दी के दूसरे दशक के अंत में और तीसरे दशक के प्रारंभ में प्रतिपादित किया गया था। फिर आता है निर्णयन सिद्धांत, और चौथा आता है नूतन लोक प्रबंध 1971। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। FW टेलर का संबंध है वैज्ञानिक प्रबंध से। H साइमन का संबंध है निर्णयन से। एल्टन मेयो का संबंध है हार्थोन परीक्षण से, और FW रिंग्स का संबंध है पारिस्थितिकीय उपागम से। FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है। H साइमन निर्णयन से संबंधित है। एल्टन मेयो का संबंध है हार्थोन परीक्षण से, और FW रिंग्स का संबंध है पारिस्थितिकीय उपागम से। अभिकथन और तर्क बताइए। प्रशासनिक सिद्धांतों में हर्बर्ट साइमन ने
प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह इस मान्यता पर आधारित है कि मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों को ध्यान में लेने से प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और RA की सही व्याख्या करता है। साइमन के लिए प्रशासन कार्य करने की कला है। इन्होंने यह बात पर बल दिया है कि निर्णय से अभिप्राय तथ्यों एवं मूल्य तथ्यों का उचित योग होता है। इस प्रकार हर निर्णय तथ्य कथन एवं मूल कथनों के संयोग का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। विश्व व्याख्या विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश की गई थी, तो ये की गई थी इमैनुअल वाल्डरस्टीन के द्वारा। विश्व व्याख्या सिद्धांत विश्व राजनीति के अध्ययन का व्यापक समाज शास्त्री एवं मार्क्सवाद से प्रेरित पराश्रिता सिद्धांत है। यह मूल स्रोत कार्ल मार्क्स की रचना है और इसे अमेरिका के लेखक इमैनुअल वाल्डरस्टीन के साथ जोड़ा जाता है। पंचशील जो भारत एवं चीन के बीच संबंधों के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया है, उस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे, तो इसमें 1954 में सिग्नेचर किए गए थे। पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन भी भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। 1954 के बाद से भारत की विदेशी नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने ही एक नई दिशा दिखाई है। G8 देशों का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो चीन G8 में नहीं आता। G8 के सदस्य देश में शामिल है इटली, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस। इटली, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी शक्ति है, तो उन सब देशों के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के भाग हैं। अनुच्छेद 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णयों का ठीक से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन ना करे तो दूसरे पक्ष को यह अधिकार है कि वह सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर कार्यवाही के लिए आकृष्ट करे। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है, तो जो हमारे एल्डो हक्सेल हैं, ये यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। मैक्स वेबर, हंस जे मैकेन्थाउ और एडवर्ड एच करार इनसे संबंधित हैं। यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित विचारक निम्नलिखित हैं: मैक्स वेबर, हंस जे मैकेन्थाउ, एडवर्ड एच करार। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र एवं युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि सामूहिक सुरक्षा सेल तक रॉक बॉटम सिद्धांत पर निर्भर करती है कि किसी एक देश पर आक्रमण तमाम देशों पर आक्रमण समझा जाएगा, तो ये सही हो जाएगा पहला। दूसरा, युद्धों का होना संभावित रहता है और कि उन्हें रोकने की ज़रूरत होती है, तो ये भी सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों सही हैं। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ सभी राष्ट्रों की सामूहिक प्रयत्नों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की प्राप्ति है। यह प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का ही भाग समझती है और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा के अतिक्रमण का अर्थ लेता है। सभी राष्ट्रों की सुरक्षा पर अतिक्रमण। अभिकथन और कारण बताइए। अभिकथन कहता है कि यथार्थवादी के लिए सर्वकुंजी राष्ट्रीय हित की अवधारणा है। इसकी व्याख्या राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में की गई है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, राजनीतिक यथार्थवाद राष्ट्रीय हित का स्थिर अर्थ लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों एवं भावनात्मक मान्यता के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं मार्टिन कैपलॉन का संबंध किससे है, तो व्यवस्था उपागम से संबंधित है। कार्ल ड्यूस का संबंध किससे है, संप्रेषण से संबंधित है। रिचर्ड सी सिंडर, HW ब्रुक और वाटन शपाइन का संबंध है निर्णयन उपागम से, और हंस जे मैकेन्थाउ का संबंध है यथार्थवादी उपागम से। मार्टिन कैपलॉन का संबंध है व्यवस्था उपागम से। कार्ल ड्यूस का संबंध है संप्रेषण उपागम से। रिचर्ड सी सिंडर एवं HW ब्रुक एवं वाटन शपाइन का संबंध है निर्णयन उपागम से, और
हंस जे मैकेंथाउ का संबंध है यथार्थवादी उपागम से। नेक्स्ट दिए गए हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शी2 का संबंध है किससे? ये 1954 में आया था। शार्क 1985 में आया। नाटो 46 में आया था, 49 में आया था, सॉरी। और जो हमारा वारसा पैक्ट है ये 1955 में आया था। सी2 1954, सार्क 1985, नाटो 1949, वारसा पैक्ट 1955। निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम बताइए। पहले आता चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? 1962 में किया गया था। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1970 में। फिर राजीव जयवर्धन समझौता हुआ था 1987 में और कारगिल विजय हुई थी 1999 को। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962, बांग्लादेश स्वतंत्र युद्ध 1971, राजीव जयवर्धने समझौता 1987 और कारगिल युद्ध 1999। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में बताइए। सबसे पहले होता है हमारा PTBT, ये आंशिक परीक्षण निषेध संधि हुई थी 1963 में, 63 में। पोखरण आणविक जो विस्फोट हुआ था ये हुआ था 1974 में। NTP ये 1968 में हुई थी। और CTBT जो व्यापक परीक्षण निषेध संधि है ये 1996 में हुई थी, 1996। तो PTBT 1963, CTBT 1996, NTP 1968 और जो पोखरण आणविक विस्फोट है ये 1974 में हुई थी। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।